हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री। और ये इतिहास है। इसमें हम लोग किसान विद्रोह को कवर करते चल रहे हैं। 1836 से लेकर 1946 तक भारत में जो भी किसान विद्रोह हुए उसी से संबंधित ये वीडियो 4 है। ठीक है। और इसमें ये विद्रोह है पावना विद्रोह 1873 ईस्वी में, जो पूर्वी बंगाल में हुआ था। ठीक है। इसका कारण को अगर देखा जाए तो भूमि दखल अधिकार से संबंधित ये विद्रोह था। और इसमें किसान जो है पटसन की खेती कर रहे थे। ठीक है। और इसके नेता ईशान चंद्र राय और शंभूपाल थे। ठीक है, यहाँ तक तो ये फैक्ट्स हो गए। अब पावना विद्रोह 1873 के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जिसको चर्चा करना जरूरी है, तो कृपया चैनल पे बने रहें। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, क्योंकि जो भी चीज पढ़ें उसको ऐसा पढ़ें कि वो कंप्लीट हो जाए वो टॉपिक। पूर्वी बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में 1859 ईस्वी के अधिनियम द्वारा दखल अधिकारों से रैयतों को वंचित करने के लिए जमींदारों ने एक तरीका अपनाया। और उसी तरीके के अपनाने के प्रतिक्रिया स्वरूप किसानों ने जो है 1873 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जिसे पावना विद्रोह कहा गया। ये पावना के जो किसान थे ये मुख्य रूप से पटसन की खेती करते थे। और इसलिए पावना जो है वह पटसन का अर्थ आप लोग समझते होंगे। पटसन मतलब पटुआ या सन भी कह सकते हैं, जिसके छाल से जो है दरी, बोरा इत्यादि को बनाया जाता है। ठीक है। और इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था, यानी कि इसका जो मुख्य मेन कॉजेज था वह क्या था? वह था कि साहूकारों के पास रखे हुए कर्ज के पत्र, ऋण पत्र और दस्तावेजों को नष्ट करना। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे जो कर्ज तले दबे थे, ठीक है, और रैयतों को जो जमींदार उनसे किसानों को उनकी खेती से जो वंचित करना चाहते थे, उसी के विरुद्ध ये आंदोलन था। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि इसमें एक चीज आया है, रैयतवारी जो सिस्टम है और उसके अलावा अस्थाई बंदोबस्त की बात आई है। अस्थाई बंदोबस्त, तो ये अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। बात है 1793 ईस्वी की, जब बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जागीरदारी कहिए, इस्तेमारी कहिए, मालगुजारी कहिए या बिस्वेदारी कहिए या अस्थाई बंदोबस्त कहिए, ये लागू किया गया। ठीक है। कॉर्नवालिस के समक्ष उस समय एक प्रश्न था कि जमींदार को कर संग्रहकर्ता माना जाए, टैक्स कलेक्टर माना जाए, या जिसके पास भूमि है उसको माना जाए, अर्थात भूस्वामी को। इस विषय में सर जॉन सोर तथा जेम्स ग्राट के विचार परस्पर विरोधी हो गए थे। और कॉर्नवालिस ने जो है सर जॉन सोर के विचारों का समर्थन किया और 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की, जिसे बाद में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त का नाम दिया गया और उससे अस्थाई बना दिया गया। आप इसे अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी भी कह सकते हैं या जमींदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत सूर्यास्त का कानून लागू किया गया। अब यहाँ से ये प्रश्न आता है कि सूर्यास्त का कानून क्या है? इसके अंतर्गत यह था कि जिस दिन निश्चित की जाती थी कि इस जमींदार को टैक्स जमा कर देना है, उस दिन अगर सूर्य के डूबने से पहले अगर वो अपना टैक्स नहीं जमा करता था अपने एरिया के किसानों से लेकर, तो उसके अंतर्गत जो उस गांव के सारे जमीन का टैक्स वसूलने का जो अधिकार था वो उससे छीनकर दूसरे जमींदार या भूस्वामी को दे दिया जाता था। ठीक है। और इसमें जो है यह कुल ब्रिटिश भारत के 19% भागों पर यह अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त कहिए लागू था। इसमें भूमि टैक्स का 10/11 भाग जो है वह कंपनी को दे दिया जाता था, यानी कि ब्रिटिशर्स ले लेते थे, और बाकी जो है 11/10 भाग ये जमींदार या भूस्वामी रख लेते थे। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग पावना विद्रोह पर। तो यहाँ पावना के जो किसान थे वे 1873 ईस्वी में यूसुफजाई परगने में किसान संघ की स्थापना करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1800, यहाँ लिख देता हूं मैं, पावना रिवोल्ट अर्थात पावना विद्रोह
1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में यूसुफ जाही जो परगना था, यह कहाँ था? पूर्वी बंगाल, वर्तमान में जो है वह ढाका का एरिया है। किसका एरिया है? ढाका का। यहाँ पर जो है किसानों द्वारा एक संघ बनाया गया था, और ये संघ किस लिए बना था कि जमींदार एवं किसान के बीच जो मुकदमेबाजी होगी उसी के लिए इसमें पैसे की व्यवस्था करना था। ठीक है, जो ये संगठन बनाया गया इसमें क्या था? धन एकत्रित हम लोग करेंगे और जमींदारों के खिलाफ जो है केस को लड़ेंगे, इनके विद्रोह में केस को लड़ेंगे। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो यहाँ जो जमींदार थे ये अधिकतर हिंदू थे। ठीक है, और जो किसान थे वे मुसलमान थे, मुस्लिम जाति के थे। और ऐसी स्थिति में एक प्रकार का यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल हुआ था, लेकिन सांप्रदायिकता की यहाँ कोई बात ही नहीं हुई। जो हिंदू पैट्रियाट के लेखक हरीश चंद्र मुखर्जी, जो नील विद्रोह में जहां उन्होंने किसानों का समर्थन किया, वहीं हिंदू पैट्रियाट के लेखक हरीश चंद्र मुखर्जी एवं आनंद बाजार पत्रिका के लेखक शिशिर कुमार घोष द्वारा इन हिंदू जमींदारों का समर्थन किया गया और इसको जो है एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया। ठीक है, लेकिन कई बुद्धिजीवियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एच मुखर्जी हो गए, आपको हिंदू पैट्रियाट के लेखक, मैंने कहा था कि वीडियो लंबा होगा। उसके अलावा आपको शिशिर कुमार घोष हो गए, शिशिर कुमार घोष, आपको आनंद बाजार पत्रिका। ठीक है, इन लोगों ने हिंदू जमींदारों का सपोर्ट किया, लेकिन वहीं जो कुछ लोग थे बुद्धिजीवी जिसने किसानों का सपोर्ट किया, जिसमें थे आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, आनंद मोहन बोस, ठीक है, द्वारका नाथ गंगुली। ठीक है, इन लोगों ने किसानों का जो है सो सपोर्ट किया। और यहां पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उस कैंपबेल ने भी यहां पर किसानों का सपोर्ट किया। कैंपबेल के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, इसने इसका सपोर्ट किया। मामला यहां यह था कि ये जो किसान जो ये विद्रोह था पावना रिवोल्ट में ये जो किसान जो विद्रोह था, इसमें अंग्रेजों ने क्यों साथ दिया किसानों का? क्योंकि यह जो था जमींदारों के विरोध था, न कि अंग्रेजों का। और इस आंदोलन में एक बहुत बड़ा नारा दिया गया, पावना रिवोल्ट। 1873 में किसानों के द्वारा एक जो है पीजेंट्स के द्वारा एक नारा दिया गया कि हम केवल रानी और केवल सिर्फ महारानी के ही रैयत होना चाहते हैं। हम केवल, महारानी का मतलब यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी से था, केवल महारानी और सिर्फ महारानी का ही रैयत होना चाहते हैं, अर्थात सिर्फ उन्हीं को टैक्स देना चाहते हैं, न कि सम जमींदार को। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कैंपबेल ने जो है इस विद्रोह का समर्थन किया और सरकार की ओर से भी इसको दबाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कानून का सहारा लिया गया। ठीक है, सरकार द्वारा पावना विद्रोह के जांच के लिए एक आयोग बना दी गई, जिसकी सिफारिश पर सन 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट को पारित किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बीपीएससी के 66 परीक्षा में पूछा भी हुआ है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट को कब पारित किया गया, बंगाल काश्तकारी अधिनियम को, तो 1885 ईस्वी में। और इसके अंतर्गत जो किसान थे उनके जमीन को वापस दे दिया गया, जो जमींदारों ने धूर्त तरीके से हथिया लिया था। और इसी आंदोलन को केंद्र में रखकर मुजफ्फर हुसैन ने एक किताब लिखा, जैसा कि दीनबंधु मित्र ने नील विद्रोह को केंद्र में रखकर नील दर्पण लिखा था, उसी प्रकार मुजफ्फर हुसैन ने पावना विद्रोह को केंद्र में रखकर एक किताब लिखा जिसका नाम था जमींदार दर्पण। ये काफी इंपॉर्टेंट सब ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये जमींदार दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो मुजफ्फर हुसैन ने। अगर चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।